So hello everyone, good morning, good afternoon and good evening whenever you are watching this video। तो आज का टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया है क्लास 10 सीबीएसई का। उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल का, ठीक है। उसको हम लोग देखेंगे एक एक करके हम लोग, और उसका रीज़न को जानेंगे, उसका किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया और उसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं बस स्लाइड क्या क्या आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपका क्या ये मिरर से है आपका, यानी कि लाइट चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन। इसमें 3-4 क्वेश्चन है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल है लाइट चैप्टर से। उसके बाद एक आपका बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटोरिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, एसिड बेस सॉल्ट्स एक चैप्टर से ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद कुछ रिप्रोडक्शन है जो फ्लावर में है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद थोड़ा सा दिखाएंगे आपको प्लांट्स का जो आपका सेक्सुअल पार्ट होता है यानी कि फ्लावर होता है, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद एक इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड से यानी कि मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन है पूछा गया, सोलेनॉइड और बार मैग्नेट के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू ए सोलेनॉइड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू ए बार मैग्नेट, ओके। उसके बाद हम लोग आर्टिफिशियल किचन यानी कि हम लोग लाइफ प्रोसेस से देखेंगे इकोसिस्टम से। उसके बाद उसी का हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर से एक मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट हैंड रूल का हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद आपका फिर से एक लाइट का चैप्टर है जिसमें पूछा गया पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, उसको हम लोग देखेंगे। फिर एटीपी का यानी कि आपका सेलुलर रेस्पिरेशन को देखेंगे। फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स को देखेंगे। फिर डायरेक्शन और डिफ्यूजन ऑफ गैस इन प्लांट डिपेंड्स ऑन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको समझेंगे। फिर कुछ आपका केमिकल रिएक्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है एनर्जी का टर्म्स में हम लोग देखेंगे कि जो प्लांट्स में किस तरह से एनर्जी स्टोर रहता है और आपका प्लांट्स एनिमल्स में किस तरह से एनर्जी स्टोर रहता है, तो उसको देखेंगे। उसके बाद एक आपका क्या है लाइट चैप्टर से है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पावर ऑफ एन आइस, जिसको उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, उसको देखेंगे। फिर उसका करेक्शन को देखेंगे। उसके बाद ये लेक्चर जो है वो इंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या था आपका, वहाँ पे जाते हैं उस स्लाइड में। तो पूछ रहा है क्या, यूज़ होल्ड ए कॉन्केव मिरर, मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसमें आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहला क्या है आपका, क्या बोल रहा है, होल्ड एक कॉन्केव मिरर इन योर हैंड, ठीक है। थोड़ा सा रुकिए, इसको सीधा कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, होल्ड ए कनकेव मिरर इन योर हैंड एंड डायरेक्ट इट रिफ्लेक्टिंग सर्फेस टुवर्ड्स द सन। मतलब एक तो आपको कनकेव मिरर को हाथ में पकड़ना है और उसको किधर रखना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को सन की तरफ रखना है, ठीक है। डायरेक्ट एंड लाइट रिफ्लेक्टेड द मिरर ऑन द वाइट कार्डबोर्ड हेल्ड, क्या बोल रहे हैं, फिर डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन द वाइट कार्डबोर्ड हेल्ड क्लोज टू द मिरर। उसके बाद रखना कार्डबोर्ड को उसके सामने, मिरर के आगे। मूव द कार्डबोर्ड बैक एंड फोर्थ, फिर मूव करना है आपको कार्डबोर्ड को बैक एंड फोर्थ ग्रेजुअली अंटिल यू फाइंड ए ब्राइट, मतलब तब तक करना जब तक आपको ब्राइट आपको दिख नहीं जाता है, ठीक है। ब्राइट शार्प स्पॉट ऑफ लाइट, जिसमें क्या होगा, शार्प होगा, एकदम तेज लाइट होगा, स्पॉट होगा लाइट ऑन द बोर्ड। दिस स्पॉट ऑफ लाइट इज इमेज इन द इमेज ऑफ द सन इन द शीट ऑफ पेपर। वो जो होगा, जो लाइट इज द इमेज, क्या बोल रहा है, दिस स्पॉट ऑफ लाइट, जो वो स्पॉट होगा वो आपका क्या होगा, इमेज ऑफ द सन होगा, जो सीट पेपर पर मिलेगा, विच इज ऑल्सो टर्म एज प्रिंसिपल फोकस। मतलब कुछ नहीं बोल रहा है, अगर कोई लाइट अगर आपका पैरेलल आता है आपका इन्फिनिटी से, तो वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस में टकराने के बाद यानी कि रिफ्लेक्शन होने के बाद वो कहाँ पर जाके मीट करता है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन में कहा गया। बस प्रैक्टिकली बोला गया कि अगर आप एक कॉन्केव मिरर को होल्ड करते हैं और उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस को सन की टूवर्ड्स में रखते हैं, तो वो जो लाइट आएगा उसके रिफ्लेक्ट होने के बाद एक कार्डबोर्ड पर वो आपका मतलब टकराएगा, यानी कि वहाँ पर ये करेगा, ठीक है, टकराएगा। जहाँ पर सभी लाइट वहाँ पर टकराएगा उसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस हम लोग जानते हैं। फोकस में हमको पता है प्रिंसिपल के पैरेलल अगर लाइट आता है और वो आपस रिफ्लेक्टिंग के बाद वो कहाँ से गुजरता है, फोकस से गुजरता है, ठीक है। तो उसको ये बोल रहा है, ये बड़ा क्वेश्चन कुछ नहीं, बस इतना बड़ा क्वेश्चन लिख दिया, बस समझना क्या है वही चीज़ हम लोग को, यही इसका मतलब आपका जो रूल है कि पैरेलल ऑफ जो प्रिंसिपल एक्सिस रे होता है वो रिफ्लेक्टिंग के बाद फोकस से होकर पास होता है, ठीक है, वो वाला मेन क्वेश्चन है। उसके बाद इसका हम लोग को क्या बोल रहा है, अब इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो क्या पूछ रहा है इसका, आपका लिस्ट टू अप्लायंसेस ऑफ कॉन्केव मिरर, मतलब इसका क्या एप्लीकेशन है, सॉरी अप्लायंस नहीं, एप्लीकेशन क्या है कॉन्केव मिरर का, ठीक है। तो हम लोग को पता है इसका एप्लीकेशन क्या होता है, हम लोग यूज़ ऑफ कॉन्केव मिरर सेविंग मिरर में होता है और हेडलाइट एंड सर्च लाइट पर होता है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सेविंग मिरर होता है वहाँ पर आपका कॉन्केव मिरर होता है, क्या होता है, कॉन्केव मिरर। उसके बाद हेडलाइट एंड सर्च लाइट पर होता है, ठीक है। सेविंग मिरर में ही क्यों यूज होता है कॉन्केव मिरर, क्योंकि
कॉनकेव मिरर के पास एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि वो इमेज को आपका इरेक्ट बनाता है, साथ में वो जो इमेज होता है वो काफ़ी लार्ज होता है। इसीलिए सेविंग मिरर में उसका यूज करते हैं। क्यों? ताकि जो हम लोग का मतलब फेस है वो काफ़ी लार्ज दिखे, साथ में वो इरेक्ट दिखे, यानी कि सीधा दिखे। ठीक है, इसीलिए कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। और वो कौन सा केस होता है जिसमें ये वाला चीज़ देखने को मिलता है? जब ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है? जब आपका फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है। कब कहाँ रखा जाता है? मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब है, और ये मान लीजिए फोकस है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होता है बट छोटा करके लिया, तो इमेज को यहाँ रखा जाएगा और ये क्या होता है? पोल होता है। तब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा गया, मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। फिर आपको पता है, फिर ये आपका प्रिंसिपल पैरेलल जाता है, फिर ये फोकस से होकर गुजरेगा। इसका इमेज को हम अगर पूरा बना देते हैं, फोकस से होकर गुजरेगा। और एक लाइट को हम सी से ही ये कर देते हैं, क्या कर देते हैं? सी से ही आपको ये मतलब पास करवा देते हैं। ठीक है, और आपको पता है सी से जो लाइट जाता है वो सी से ही वापस आता है, यानी कि दोनों आपका रिफ्लेक्टिंग और आपका इंसिडेंट दोनों के बीच में एंगल जीरो होता है। जो पास, जो किससे आपका पास होता है? जो सेंटर से पास होता है, सी से पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो अगर इसको एक लाइट हम यहाँ से पास करते हैं, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पास करके ले जाते हैं, तो ये इधर जाएगा। ठीक है, और ये आपका कहीं पे ये दोनों जाके मिलेगा। ठीक है, कहीं पे ये मान लीजिए यहाँ मिल गया ये। ठीक है, यहाँ पे मिल गया, और ये आगे इसको बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, और इस लाइन को, प्रिंसिपल एक्सिस लाइन को आगे बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जब ये मीट करता तो इमेज बनता है। ठीक है, ये वाला इसका इमेज है। सोचिए, आपका जो ऑब्जेक्ट था वो छोटा था और इमेज क्या बना दिया? बड़ा बना दिया। मतलब इस केस का यूज किया जाता है आप लोग का कहाँ पे? सेविंग मिरर पर। ये कौन सा केस होता है? ये लास्ट वाला केस होता है, कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज को बनाया जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है? वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है और लार्ज होता है। ठीक है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है कहाँ पे? सेविंग मिरर पे। कहाँ पे किया जाता है? सेविंग मिरर पे। ठीक है, और उसका हेडलाइट और सर्च लाइट पे भी इसका यूज़ किया जाता है। हेडलाइट पे क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसका लाइट जो होता है वो सीधा ट्रेवल करेगा। क्यों करता है? और आपका बीस फोकस बनाता है एक लाइट को। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कहाँ यूज़ होता है? सेविंग मिरर में होता है, और हेडलाइट एंड सर्च लाइट में इसका यूज होता है। ठीक है, क्या होता है? हेडलाइट और सर्च लाइट में। ठीक है, और आप जानते होंगे डेंटिस्ट में भी इसका यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि डेंटिस्ट जो आपका वो मिरर होता है वो क्या बनाता है? लार्ज इमेज बनाता है। डेंटिस्ट में भी यही वाला केस यूज होता है। ठीक है, कि वो इमेज को क्या बनाता है? लार्ज बनाता है। क्या बनाता है? लार्ज, यानी कि मैग्नीफाई करता है, साथ में इरेक्ट बनाता है। ठीक है, तो ये हमको यूज़ पता चल गया सेविंग मिरर में, हेडलाइट में और सर्च लाइट में। ठीक है, यहाँ पर इसका यूज़ है। साथ में आप डेंटिस्ट को भी याद रखिएगा। और यहाँ पर भी सोलर पैनल में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? सोलर पैनल में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, क्यों? जो इन्फिनिटी से सन का रे आता है वो टकराने के बाद किसी पॉइंट पे मीट करता है, जहाँ पर उसका इंटेंसिटी बढ़ जाता है, जिसके कारण वो चार्ज होता है और वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है। ठीक है, वो वाला केस वहाँ पे यूज होता है। मतलब से आपका कहाँ पे? इन्फिनिटी से जो रे आता है, यानी कि हम लोग क्या देखें? सेविंग मिरर देख लिए, हेडलाइट और सर्च लाइट में देखिए। तीसरा हम लोग कहाँ देखें? आपका डेंटिस्ट भी इसका यूज किया जाता है। कहाँ? डेंटिस्ट, है ना? रुकिए एक मिनट, डेंटिस्ट इसका यूज, डेंटिस्ट, डेंटिस्ट, है ना? डेंटिस्ट, डेंटिस्ट भी इसका यूज करता है। और साथ में आपका सोलर पैनल में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, पैनल में। ठीक है, ये दोनों जगह होता है। डेंटिस्ट किसको बोला जाता है जी? जहाँ पर दांत के डॉक्टर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जिसको दांत, डेंटिस्ट के डॉक्टर, यानी कि आपका टीथ से रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं उनको डेंटिस्ट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज इन द, क्या बोल रहा है? ये जो आपका डिस्टेंस है मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना है आपका? मिरर किसके किसके बीच में? बिटवीन द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज 15। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। मतलब क्या बोल रहा है? ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और यहाँ पर आपका फोकस है। ठीक है, और यहाँ पर आपका सी है। ठीक है, तो इसका फोकस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस वो कितना? 15 है। हमको निकालना क्या? क्या निकालना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। क्या निकालना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो आपको पता है जो फोकस का जो फोकल लेंथ होता है उसका ये डबल होता है। क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि आपको जो रिलेशन है आर जो है आपका, ठीक है, रुकिए यहाँ पर ये एक मिनट, जो आपका आर होता है
जो आर होता है आपका वो क्या होता है 2f होता है, क्या होता है 2f, या फिर f इक्वल टू क्या बोल सकते हैं r/2 बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला चीज़ है, तो आपको f दिया हुआ r निकालना, तो f का वैल्यू क्या है 15 दिया हुआ है, और r आपको निकालना r/2, तो r इक्वल टू क्या होगा, ये आपका इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा, यानी कि 50 इंटू 2 यानी कि 30, कितना होगा 30, क्या किस में दिया हुआ है सेंटीमीटर में, मतलब जो आपका r होगा यहाँ से हम निकाल रहे हैं, r जो होगा वो कितना होगा 30 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, कितना होगा 30 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो दैट इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस पोल एंड फोकस। देखिए यही वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे बनाए वही वाला ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको आप लोग तो समझ में आ गया, ठीक, हम तो करके बता दिए, ठीक है, तो ये वाला भी आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं, ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। फिर एक क्या न्यूमेरिकल है शायद, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर साइज इन प्लेस, क्या बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब ये हाइट दिया हुआ ऑब्जेक्ट का, ठीक है, प्लेस एट 100 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म इन द सेम पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, मतलब सेम पॉइंट पर बनता है, मतलब यू और वी आपका इक्वल है, ठीक है, किस में बोला है कॉन्केव मिरर में, ठीक है, कॉन्केव मिरर में, ठीक है। आपका यहाँ पर पता ही है यहाँ पर क्या होता है फोकस होता है, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसका इमेज भी कहाँ बन रहा है आपका, ये कहाँ बन रहा है सी पर ही बन रहा है सेम पॉइंट पे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझा देते हैं आपको, एक फोकस से होकर गुजरा, ठीक है, और एक अगर फोकस से होकर जाएगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर जाएगा, तो ये आपको उसमें यहाँ मिलता है, ठीक है, यहाँ एक्चुअली यहाँ मिलेगा ये एक्चुअली, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर पहले ही आपका ये हो गया, ठीक है, टर्न हो गया, इसीलिए इसका सेम साइज पे बनता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है इसका आपका 10 सेंटीमीटर साइज, मतलब यहाँ पर h दिया हुआ है, और प्लेस है 100 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, इफ द इमेज इज फॉर्म एट द सेम पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड फाइंड, इफ द इमेज इज फॉर्म, अच्छा सेम है, तो मतलब दोनों का मतलब u भी क्या है आपका 100 सेंटीमीटर है, और आपका v भी क्या है 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, v भी आपका 100 सेंटीमीटर है, मतलब दोनों का मतलब सेम लेंथ पे है, ठीक, तो मतलब ये कैसा पोजीशन पे सी पे है, कहाँ पे सी पे है, ठीक है। तो फिर क्या बोला फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो इसका फोकल क्या होगा मतलब फोकस क्या होगा, तो आपको पता है मिरर फार्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जो यहाँ पर v और u होगा ये दोनों नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं हम लोग, इधर जो कुछ भी लेंथ लेते हैं वो हम लोग क्या लेते हैं नेगेटिव, और इधर हम लोग क्या लेते हैं पॉजिटिव, क्या लेते हैं जी पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 100 हो गया क्या v, और आपका u भी क्या हो जाएगा मतलब इमेज, ये मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा -100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला यहाँ पुट करते हैं हम लोग 1/f इक्वल टू 1/v क्या है आपका -1/100 प्लस -1/100, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर -1/100 -1/100 प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो फिर ठीक है यहाँ पर बना रहे फिर 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 LCM आ जाएगा, फिर ये 100 का टेबल में 101 1 इंटू -1 तो -1, तो ये भी क्या होगा -1 ही होगा, सेम है 1/f इक्वल टू क्या होगा -2/100 यानी कि -1/50, तो f बराबर क्या होगा -50 होगा। समझ में आ गया, f निकल गया, इसका फोकल लेंथ निकल गया। दूसरा क्या बोला मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर व्हेन द साइन एस पर कंटिन्यू, मतलब मैग्निफिकेशन निकल, मैग्निफिकेशन हम लोग क्या जानते हैं मिरर का -v/u, ये तो जानते हैं हम लोग, ये वाला तो हम लोग को पता है ना जी, जो मैग्निफिकेशन होता है किसी भी मिरर का वो -v/u होता है। तो माइनस v का वैल्यू क्या दिया हुआ 100 है, क्योंकि 100 यहाँ पर दिया हुआ है इमेज है ना, इमेज तो आपका क्या बन रहा है 100 बन रहा है यहाँ पर आपका 100, और माइनस में बन रहा है क्योंकि इधर आपका इमेज बन रहा है इधर लेफ्ट साइड में, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के क्या बन रहा है आपका सामने बन रहा है, ठीक है। और आपका u क्या है आपका u भी क्या है आपका -100 है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस से कट गया, और ये माइनस तो रहा मतलब ये भी कट गया, तो मैग्निफिकेशन क्या आया आपका यहाँ से मैग्निफिकेशन आया आपका, इसको यहाँ बना देते हैं, ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या आया आपका -1 आया, क्या आया -1, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज क्या है -1, फोकल लेंथ कितना है आपका -50, कितना आया -50, फोकल लेंथ आया -50, ठीक है। तो उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं, तीनों समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, आपको पता है सभी मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्साइड है जनरली बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड क्या होता है बेसिक इन नेचर होता है, बट सम
but some metal oxides show both basic as well as acidic behavior. Different metals show different reactivity towards oxygen. Some react vigorously while some do not react vigorously. मतलब क्या हो रहा है, some metal oxide show both basic as well as acidic, मतलब कुछ मेटल के ऑक्साइड क्या करते हैं, बेसिक और एसिडिक दोनों प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो ऐसे वाले मेटल को क्या बोला जाता है पता है, एम्फोटोरिक ऑक्साइड। क्या बोला जाता है, एम्फोटोरिक। फिर आगे क्या लिखा हुआ देखते हैं, डिफरेंट मेटल्स और डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, सम विग्रेसली, सम मतलब कौन, मतलब कुछ कुछ मेटल्स क्या होता है जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, और कुछ कुछ मेटल जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ उतना स्पीड से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, व्हाट हैपेंड व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, कॉपर को जब हीट किया जाता है तो क्या होता है। तो पहला रिएक्शन उसको तो हम लोग देख लिए कि मेटल ऑक्साइड ऐसा होता है जो बेसिक और एज वेल एसिड भी दिखाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटोरिक। क्या बोलते हैं, एम्फोट। उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा, बट हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर एम्फोटोरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, पहला कॉपर को जब हीट किया जाता है, हीट किया जाता है तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड, जिसका क्या कलर होता है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्लैक होता है। क्या होता है, ब्लैक होता है। ठीक है, कॉपर का क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है कॉपर का। ठीक है, कलर। तो पहला क्वेश्चन मिल गया, क्या मिलता है आपका, कॉपर ऑक्साइड मिलता है, जो क्या होता है, बेसिक होता है। क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, वाई आर सम मेटल ऑक्साइड कैटेगराइज एज एम्फोटोरिक, क्यों कैटेगराइज किया गया एम्फोटोरिक में। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया, सम मेटल्स ऑक्साइड्स आर कैटेगराइज एज एम्फोटोरिक बिकॉज दे कैन रिएक्ट विद बोथ, ये दोनों के साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। दिस ड्यूअल बिहेवियर इज ड्यू टू द नेचर ऑफ द मेटल द ऑक्साइड। क्या बोल रहा है, ये किस लिए दिखाता है, दिस ड्यूल बिहेवियर इज ड्यू टू द नेचर ऑफ द मेटल एंड द ऑक्साइड एबिलिटी टू आइदर डोनेट एक्सेप्ट, आइदर डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटोन। ये क्या करता है, या तो डोनेट भी कर सकता है या तो एक्सेप्ट भी कर सकता है। क्या, H+ आयन। ठीक है, मतलब क्या बनाता है, क्या ये एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट प्रोटोन, डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टिंग सब्सटेंस। ये किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस पे डिपेंड करता है। तो ऐसा एग्जांपल कौन है, जेडन ऑक्साइड, Al2O3, PbO, ये सब किसका एग्जांपल है जी, एम्फोटोरिक ऑक्साइड का। किसका है, एम्फोटोरिक। और भी एग्जांपल है, SNO टिन ऑक्साइड, ये भी इसका एम्फोटोरिक का एग्जांपल है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक तो चीज़ आपको हम बता दे रहे हैं, अगर थोड़ा सा आप लोग ये कीजिएगा, जैसे एक ठो का एग्जांपल ले रहे हैं हम। ठीक है, मान लीजिए ZnO HCl के साथ रिएक्ट किया, ZnO HCl के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस H2O। क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस H2O। फिर आपका क्या बना रहा है, ZnO प्लस, ये तो एसिड हो गया, बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के साथ करेगा और साथ में सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ठीक है, क्या हुआ इसका, अगर मान लीजिए ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करता है, जिंक ऑक्साइड, तो क्या बनाता है, Na2Zn आपका O2, इसको सोडियम जिंकेट बोला जाता है, प्लस H2O रिलीज करता है। ठीक है, दोनों। तो ये देखिए, ये जो जिंक ऑक्साइड है ये तो प्रॉपर्टी में मेटेलिक ऑक्साइड है, बट ये दोनों के साथ रिएक्ट कर जाने के कारण इसको एम्फोटोरिक के कैटेगरी में रखा गया है। क्यों, क्योंकि ये दोनों के साथ रिएक्ट करके आपका सॉल्ट बना रहा है। ये भी ये सोडियम जिंकेट है, ये सोडियम क्लोराइड है, ये क्या बोल रहे हैं हम, ये जिंक क्लोराइड है, ये सोडियम जिंकेट है। ठीक है, ये जिंक क्लोराइड है और ये वाटर है, ये सोडियम जिंकेट और वाटर है। इस दोनों केस में क्या बना आपका, सॉल्ट और वाटर बना। क्या बना, सॉल्ट और वाटर बना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, वाई आर सम मेटल ऑक्साइड के लिए इम्पोर्टेंट, बता दिए क्यों ये करता, क्योंकि ये दोनों कर सकता है, आइदर डोनेट या तो एक्सेप्ट कर सकता है प्रोटोन को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है, गिव वन एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल तो हम लोग देख लिए क्या है, जिंक ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, PbO। तो ये आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका पूछ सकता है वन लाइनर में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या आपका मतलब क्या क्या आपका एम्फोटोरिक ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है और लेड ऑक्साइड है। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन को कंप्लीट करना। जब सोडियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट किया जाता है तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और जब एल्युमिनियम ऑक्साइड को NaOH के साथ रिएक्शन किया जाता है तो क्या बनता है, NaAl2O3 बनता है। ठीक है, NaAlO3 नहीं, NaAlO2, अच्छा NaAlO2 बनता है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, सोडियम एल्यूमिनेट बोला जाता है। ठीक है, तो NaAlO2 मतलब ये जो रिएक्शन करेगा ये क्या बनाएगा, NaAlO2 प्लस क्या बनाएगा, H2O। क्या बनाएगा,
H2O, इसको याद रखना आपको, ठीक है, इसको याद रखना, इसको पूरा, इसको बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बोला जाता है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है, ये बनाता है, ठीक है। दोनों रिएक्शन देख लिए, पहला रिएक्शन में क्या बनाया, सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, दूसरा केस में सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाया जिसको NaLO2 + H2O बोल रहे हैं, ठीक है। तीनों क्वेश्चन डिस्कस हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ठीक है, नेम द पार्ट ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर को दिखाना जो आपका मतलब पार्ट्स को दिखाना जो आपका रिप्रोडक्शन में वो इन्वॉल्व नहीं होता है। आपको पता है बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? जिसके पास मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हैज़ बोथ मेल एंड फीमेल। फीमेल मेल वाला पार्ट को स्टेमन बोला जाता है, फीमेल वाला पार्ट्स को पिस्टिल बोला जाता है, ठीक है। दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलता है बाइसेक्सुअल फ्लावर में, ठीक है। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका क्या, रोज़ है। क्या है? रोज़, सनफ्लावर, ये तो एनसीईआरटी का एग्जांपल है। हिबिस्कस, हिबिस्कस भी क्या होता है आपका, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। लिली, ट्यूलिप, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फ्लावर है, ठीक है, जो क्या होता है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, जिसके पास दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है। एक स्टेमन पाया जाता है जिसको हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला जाता है, दूसरा पिस्टिल पाया जाता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। दोनों देख लिए हम लोग। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन लिस्ट, इसका बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड में उसका डिफरेंस को देखेंगे। उससे पहले हम लोग थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फेट ऑफ ओव्यूल्स। इसके बाद ये लास्ट वाला में क्या लिखा हो, द पार्ट ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन आर द सेपल एंड पेटल। अच्छा, इसका तो आंसर ही नहीं बताया आपको, बस तो एग्जाम्पल बता दिए, ठीक है। जो आपका क्या बोल रहे इन्वॉल्व नहीं होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, वो कौन सा पार्ट है, वो सेपल है और पेटल्स है। क्या है? सेपल्स और पेटल्स है। इसका नेक्स्ट वाला आपका फिगर, मतलब नेक्स्ट वाला स्लाइड में इसका फिगर है, देखिए आपका पेटल्स कौन होता है, इस ये होता है, और सेपल्स ये होता है। ये आपका पार्टिसिपेट नहीं करता है किसमें, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में बाय द प्लांट्स हो फ्लावर, ठीक है। फ्लावर इस जब रिप्रोडक्टिव करता है, यानी कि प्लांट जब रिप्रोडक्शन करता है, तब इन दो पार्ट का फ्लावर का यूज नहीं होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सेफल, इसको बोलते हैं पेटल। पेटल मतलब हम लोग हिंदी में इसको पंखुड़ी शायद बोलते हैं, ठीक है, पंखुड़ी। ये दोनों चीज़ आपका क्या नहीं होता है, आपका इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। वो पूछा गया था, दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ए नंबर का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड वाला में क्या, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल पॉलिनेशन, वो उसको देख रहे हैं हम। व्हाट इज द फेट ऑफ ओव्यूल्स एंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओवरी और ओव्यूल्स का क्या होता है, ठीक है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, देखिए यहाँ पर सी नंबर में लिखा हुआ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड, जो ओव्यूल्स रहता है वो सीड बनता है, और ओवरी जो बनता है वो फ्रूट्स बनता है, ठीक है। क्या बोले हम, जो आपका ओव्यूल्स होता है वो क्या बनता है, सीड्स बनता है, और आपका ओवेरी जो होता है वो फ्रूट्स बनाता है। क्या बनाता है, फ्रूट्स बनाता है, ठीक है। लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया, देख लीजिए, सारा क्वेश्चन लेटेस्ट है, मतलब पूछा गया क्वेश्चन, और इस बार भी पूछेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमेशा डेफिनेटली क्वेश्चन रहता है, हमेशा रहता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या छोड़े थे यहाँ पर, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन, लिस्ट एनी टू सिग्निफिकेशन ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं सिग्निफिकेंस, पहले देख लेते हैं। सिग्निफिकेशन ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है, इट लीड्स टू ए फर्टिलाइजेशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स आल्सो एंड हेल्प इन जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। ये जेनेटिक वेरिएशन में भी हेल्प करता है, साथ में ये क्या करता है, आपका प्रोडक्शन ऑफ सीड आल्सो करता है, मतलब बीज का मतलब प्रोडक्ट करता है, बीज बनाता है, ठीक है, वो उसका इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, इट इज ए ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, आपको पता है एंथर में पोलन ग्रेन्स होता है, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, जो सेम फ्लावर में होता है। मान लीजिए एक फ्लावर जो कि बाइसेक्सुअल है, यानी कि उसके पास दोनों आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो उससे अगर एंथर वाला पार्ट से पोलन ग्रेन वाला पार्ट्स में अगर आता है, मतलब देखिए ये एक आपका एक ऐसा फ्लावर है जो बाइसेक्सुअल है, यहाँ पर पोलन ग्रेन्स आपका सॉरी यहाँ पे पोलन ग्रेन्स रहेगा एंथर में, इस एंथर में अगर इसी फूल में यानी कि इसी फ्लावर में अगर आपका स्टिग्मा में आपका पोलन ग्रेन्स अगर ट्रांसफर होता है, तो ऐसे वाले फ्लावर पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाता है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ये कहाँ होगा, आपका सेम फ्लावर में होगा। इसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन में इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम फ्लावर, मतलब ये वाला जो होगा, मतलब दो सेम फ्लावर, मतलब क्या बोलेंगे, एक प्लांट में दो सेम फ्लावर के बीच में भी हो सकता है, या फिर दो डिफरेंट प्लांट के सेम फ्लावर के बीच में भी हो सकता है। क्या बोले हम,
गेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब ये जो होगा अनदर फ्लावर भी हो सकता है सेम प्लांट का, ठीक है। और साथ में क्या हो सकता है, या तो अनदर प्लांट, सेम प्लांट भी हो सकता है या तो अनदर प्लांट में भी हो सकता है। बट सेल पोलिनेशन आपका उसी फ्लावर में होगा जिसका वो पोलन ग्रेन होगा, और उसी के स्टिग्मा वाले पार्ट यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव का पहला ऑर्गन जो स्टिग्मा है वहाँ पे पोलन ग्रेन इंटर करेगा, ठीक है। तो वो उसी प्लांट उसी फ्लावर का होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है सेकंड वाला, इसमें कंपैरिजन में इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल, मतलब इसको एक्सटर्नल एजेंट जरूरत नहीं पड़ता है, मतलब ये सेल्फ एजेंट की तरह काम करता है, सेल्फ एजेंट होता है ये, ठीक है। बट एन एक्सटर्नल एजेंट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। हाँ ऑब्वियस सा बात है, अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स के बीच में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होगा तो आपको एजेंट चाहिए जो उस पोलन ग्रेन को रिसीव करके किसी दूसरे के स्टिग्मा में वो उसको क्या करें, इंसर्ट करें या फिर रखें वहाँ पे, ठीक है। तो वो एजेंट होता है। यहाँ पर मैन्युअली तो कोई इंसान उसको नहीं डालता है, हालांकि लैब में इसका किया जाता है आपका, ठीक है, लैब में ऐसा किया जाता है। बट फ्लावर में हम लोग हर एक प्लांट्स में तो ऐसा नहीं ना कर सकते भाई। तो वो एजेंट होता है, वो इसीलिए जो फ्लावर होता है उसका स्मेल जो होता है काफ़ी बेहतर होता है, ताकि इंसेक्ट हो वो उससे सामने और अट्रैक्ट होए, क्या होए आपका अट्रैक्ट होए, ठीक है। समझ में आ गया आपको। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसमें क्या होगा, लो जेनेटिक वेरिएशन, इसका जो वेरिएशन होगा वो क्या होगा, लो, मतलब इसका जेनेटिक वेरिएशन बहुत कम होगा और इसका जेनेटिक हाई होगा, मतलब वेरिएशन जो होगा इसका काफ़ी ज़्यादा होगा। मतलब वेरिएशन मतलब क्या, चेंजेस, हालांकि उसका फिजिकल अपीयरेंस में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, बट उसका मतलब दूसरा चीज़ में आपका वेरिएशन होगा। जैसे होगा थिंकिंग हो गया, उसका बाल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम बाल इन द एक्सपेक्ट हम एनिमल्स का टर्म में बोल रहे हैं, फ्लावर का टर्म से हो सकता है अगर फ्लावर थोड़ा बड़ा हो गया, फ्लावर थोड़ा अच्छा और ज़्यादा अच्छा स्मेल कर रहा है, या फिर फ्लावर बहुत छोटा हो गया, तो ये जेनेटिक वेरिएशन होता है, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में लो होता है क्योंकि वो सेम फ्लावर के बीच में आपका क्या होता है, ट्रांसफ़र और या फिर फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो आपका डिफरेंट आपका प्लांट्स में होता है, इसीलिए वेरिएशन ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका क्या, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट रेट 880 वाट व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट ऑफ 330 वाट when the heating is at the minimum if the source voltage to calculate the current and resistance, मतलब कैलकुलेट करना रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द करंट एंड रेजिस्टेंस इनके, मतलब दो केस दिया हुआ, दोनों केस में हम लोग करंट और रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो पहला वाला में क्या दिया हुआ आपका, पी दिया हुआ है, ठीक है, पी दिया हुआ, कितना दिया हुआ आपका 8 वाट दिया हुआ है, पावर का यूनिट वाट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ उसमें फिर P2 क्या दिया हुआ, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, P2 क्या दिया हुआ आपका 3 वाट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वोल्टेज क्या दिया हुआ, V1 क्या दिया हुआ आपका 220 वोल्ट दिया हुआ है। कैलकुलेट द करंट एंड रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द आपको करंट और रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो आपको एक फार्मूला याद है, जो पावर होता है वो वोल्टेज इंटू करंट होता है, ठीक है। ये P1 के लिए बता रहे हैं, तो वोल्टेज तो दोनों केस में इक्वल है, तो 2 इंटू आई आपको निकालना है, करंट निकालना है। तो इसको हम मान लेते हैं I1, और P1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 880 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 880 2 इंटू I1। तो ये 0 से 0 कटेगा, 22 का टेबल में 84 टाइम्स, मतलब जो I1 का वैल्यू होगा वो 4 एम्पेयर होगा, क्या होगा 4 एम्पेयर। सेकंड वाला क्या हो रहा है, P2 इक्वल टू V इंटू I2, ठीक है। P2 का वैल्यू क्या दिया हुआ 220, नहीं P2 का वैल्यू 330 दिया हुआ, क्या दिया हुआ 330, वोल्टेज का वैल्यू 220 इंटू I2, तो ये 0 कट गया, 11 का टेबल 2 और 3, मतलब 3/2/I2, तो 3/2 मतलब क्या हो गया 1/5 हो गया, क्या हो गया 1/5 एम्पेयर, ठीक है। ये दूसरा करंट हो गया, ठीक है। तो आपको दोनों मिल गया। अब रेजिस्टेंस अगर आपको निकालने वाला, कैलकुलेट द करें रेजिस्टेंस भी निकालना, तो पहला केस में R1 निकाल रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं V बराबर आई आर होता है, तो इसको R1 मान लेते हैं। V का वैल्यू क्या दिया हुआ 220 दिया हुआ, I का वैल्यू क्या आ गया आपका 4 आ गया, और आपका R1 निकालना है, ठीक है। 4 आ गया तो 4 से ये कटेगा, आराम से कटेगा, 5 बार में 5 55, यानी कि आपका जो R1 आ गया, R1 जो आ गया वो क्या आएगा 55 ओम आ गया, ठीक है। R2 निकालना है, R2 बराबर क्या होगा आपका वही चीज़ V/R, V बराबर IR होता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर क्या होगा R पर R2 निकाल V/I, तो V का वैल्यू क्या है 222, और I2 का वैल्यू कितना आया है 1.5, मतलब इस पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 10 जाएगा, तो 5 का टेबल में 2 और 5 का टेबल में 3, तो बाकी तो कटेगा नहीं, ये 223 से कटेगा नहीं, तो इसको इंटू कर देंगे 440/3, तो इसको अगर डिवाइड करते हैं तो कितना होगा 1
आपका, फिर 14 तो 2, फिर 146 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, 3 1 जा 3 तो 14, 3 4 जा 12, 20, 18, 20, फिर 6, फिर इसको 7 करें अप्रॉक्सीमेटली कर, क्या निकाल रहे थे, ये ओम निकाल रहे थे, ठीक है, ये दोनों निकल गया। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस मैंने करंट फॉरेस्ट तो रजिस्टर। फाइंड द एक्सप्रेशन निकालना है, मतलब फाइंड आउट करना किसका, हीट का। तो हम लोग जानते हैं एच जो होता है वो I² RT के बराबर होता है, ठीक है, क्या होता है H² बराबर, H बराबर क्या होता है I²RT। तीसरा नंबर का हम आंसर बता रहे हैं, एक्सप्रेशन बता रहे हीट का, ठीक है। तो क्या बोला था, प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर द कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट। जो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है उसको कन्वर्ट करता है किस में, हीट एनर्जी में। तो इसी को क्या बोला जाता है आपका जूल हीटिंग, या क्या बोला जाता है इसको, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल, या आपका क्या बोला जाता है इसको, आपका जूल हीटिंग, क्या बोला जाता है, जूल हीटिंग, ठीक है। ये दोनों चीज़ होगी आपको। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको हीट में कन्वर्ट करता है, द प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन करंट फ्लो थ्रू, मतलब जो आपका इलेक्ट्रिसिटी के पास जो एनर्जी होता है उसको कन्वर्ट करता है आपका किस में, हीट में, किस में, हीट में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, तीनों को डिस्कस कर लिए हम लोग, ठीक है। हाँ, ये हो गया ना डिस्कस, हाँ। तो क्या बोल रहा है, ड्रॉ ए पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पैटर्न आपको समझना है, एक करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। तो सॉलिनॉइड आपको पता है एक क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, क्यों, क्योंकि जब तक उसको करंट हम प्रोवाइड करेंगे तब तक वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। तो आपका जो आपका सॉलिनॉइड होता है, आपको पता है अगर किसी वायर को इस तरह से हम लोग कॉइल कर देते हैं, कॉइल कर देते हैं, कॉइल कर देते हैं, कॉइल कर देते हैं, आपका कॉयल कर देते हैं, तो वो आपका क्या बन जाता है, एक सॉलिनॉइड बन जाता है। और इसके अंदर से अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखते हैं, यानी कि इसको अगर हम लोग कंप्लीट एक सर्किट में जोड़ देते हैं, इसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये सोलेनॉइड बन जाता है। और इसके अंदर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, पैरेलल होता है। और आपका जो बाहर होता है वो आपका सेम एज इट इज़ बार मैग्नेट की तरह होता है, मतलब नॉर्थ पोल से जाएगा साउथ में एंड करेगा, नॉर्थ पोल से जाओगे साउथ में एंड करेगा, नॉर्थ से जाएगा अंदर में कहाँ से कहाँ डायरेक्शन होता है इसका, अंदर में आपका साउथ से नॉर्थ होता है और बाहर में आपका नॉर्थ से साउथ होता है, ठीक है। तो ये किसका बताएं हम, सॉलिनॉइड का, किसका बताएं, सॉलिनॉइड का, ठीक है। ये आपका टेम्परेरी एक तरह का मैग्नेट है, क्यों, क्योंकि जब तक इसको इलेक्ट्रॉन मतलब यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तब तक ये अपना आपका क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। यानी कि ये एक ऐसा डिवाइस है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट डिवाइस है, क्या है, इलेक्ट्रो, ठीक है, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब जब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे वो मैग्नेट की तरह काम करेगा। जबकि बार मैग्नेट क्या होता है, बार मैग्नेट एक फिक्स मैग्नेट होता है, यानी कि ये मतलब परमानेंट मैग्नेट होता है। इसका भी वही सेम चीज़ है, इसके ये दोनों इक्वल है, ये नॉर्थ से साउथ ही इंटर करेगा और क्लोज कर्व होगा, क्या होगा, क्लोज कर्व, ठीक है। देखिए इस तरह से क्लोज कर्व, इस तरह से क्लोज कर्व, मतलब हम सब चीज़ इसका क्लोज कर्व होगा। और यहाँ से नॉर्थ से रिलीज होगा, और अंदर में क्या होगा, इसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, कहाँ होगा, साउथ से नॉर्थ, कहाँ होगा, साउथ से नॉर्थ, किसका, बार मैग्नेट का। तो दोनों देख लिए। लिस्ट टू डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन दिस टू, इसका डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड, इफ़ वी कट द सोलेनोइड इनटू 2 हाफ, अगर किसी सोलेनोइड को 2 हाफ्स में काटा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, यानी कि डिक्रीज हो जाता है। मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका कॉयल, जो वायरिंग मतलब वाइंडिंग कॉयल है, जो रिंग मतलब जिसको हम लोग बनाए हैं उसके वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, कितना ज़्यादा है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू बार मैग्नेट में क्या है, व्हेन वी कट ए बार मैग्नेट इन 2 हाफ्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डू नॉट चेंज एंड बोथ एक्ट एज ए मैग्नेट। मतलब आपको पता है अगर किसी बार मैग्नेट को काटा जाता है, मान लीजिए ये नॉर्थ है ये साउथ, इसको बीच से काटा जाता है, ये सेपरेट 2 और मैग्नेट बन जाता है, क्योंकि ये पहले से साउथ है, फिर यहाँ पर अपने से एक नॉर्थ पोल मतलब वो मतलब नॉर्थ पोल को मतलब क्या एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब इसका 2 पोल हमेशा हो जाता है। फिर इस नॉर्थ पोल को अगर अलग करते हैं तो ये नॉर्थ पोल तो पहले जैसा रहता है, फिर इसके अपोजिट में एक साउथ पोल आ जाता है, फिर ये नॉर्थ और ये साउथ जैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो ये एक फिक्स मैग्नेट है या परमानेंट मैग्नेट है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द पोल ऑफ द सोलिनोइड कैन बी अल्टरनेट हैंस द डायरेक्शन। हाँ, द पोल्स ऑफ द सोलिनोइड, जो सोलिनोइड का पोल्स होता है यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं बाय द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हम लोग डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कैसे चेंज करेंगे, जब हम लोग करंट को चेंज करेंगे, और करंट को चेंज करेंगे तो उसका पोल जो होता है वो भी चेंज हो जाता है। बट ये समझ में आ गया। बट यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखते हैं, ये नॉर्थ से साउथ, इसको तो देख लिया हम लोग, अंदर में साउथ से नॉर्थ। और ये क्या हो रहा है आपका, अगर मान लीजिए दो अनलाइक पोल्स को अगर सामने लाते हैं तो ये अट्रैक्ट करता है, मतलब ये नॉर्थ से नॉर्थ जाता है, ये यहाँ भी एक क्लोज कर्व बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। और अगर दो सेम को लाते हैं तो ये क्या होता है, लाइक पोल क्या होता है, वो दूर भागता है, ठीक है, मतलब वो रिपल्सन करता है, ये इधर जाएगा
और ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इस तरह से बन रहा क्लोज कर्व। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। व्हाई डज अ किचन गार्डन कॉल आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वाइल ए फॉरेस्ट कंसिडर टू बी नेचुरल इकोसिस्टम। किचन गार्डन को क्यों आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोला जाता है, फॉरेस्ट को नेचुरल इकोसिस्टम? देखिए यहाँ पर रीजन लिखा हुआ, ए किचन गार्डन इज कंसिडर एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बिकॉज इट इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमन। ये क्या होता है आपका, ह्यूमन के द्वारा इसको क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। ठीक है, मेंटेन किया जाता है। वाइल फॉरेस्ट इज अ नेचुरल इकोसिस्टम दैट इज डेवलप विदाउट ह्यूमन इन, मतलब जो आपका फॉरेस्ट होता है वो क्या होता है, डेवलप होता है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन का, विद कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन एमंग ऑर्गेनिज्म, और उसके बीच में कैसा मतलब इंटरेक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, एंड देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। मतलब किचन जो होता है वो ह्यूमन के द्वारा होता है क्योंकि उसमें ह्यूमन मेंटेन करता है, और फॉरेस्ट जो होता है वो आपका नेचुरली होता है। क्या होता है, नेचुरली होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है, मतलब डिफरेंट क्या होता है, एनिमल्स और प्लांट्स के साथ वो क्या होता है, मतलब डिफरेंट प्लांट्स और डिफरेंट एनिमल्स वहाँ पर क्या होते हैं, ये करते हैं, मतलब एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, वाइल डिजाइनिंग एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम एट होम राइट एनी टू थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड। मतलब जब भी आप डिजाइनिंग करेंगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के, मतलब क्या दो चीज़ आपको माइंड में रखना चाहिए, इनटू ए सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम, है ना, सेल्फ सस्टेनिंग डेवलपमेंट। तो क्या बोला पहले इसका आंसर, वाइल डिजाइनिंग एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम एट होम देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर नीड टू बी केप्ट माइंड टू कन्वर्ट इनटू सेल्फ। पहला क्या होता है, बैलेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, मतलब उन बायोटिक और एबायोटिक के बीच में हम लोग क्या करेंगे, पहले बैलेंस करेंगे। बायोटिक क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, ठीक है, जितने पंछी सारे जितने सारे चीज़ हो गए वो बायोटिक में आ गया। एबायोटिक जो वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब क्या होता है, एबायोटिक फैक्टर होता है ये। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड वाला क्या करेंगे, पहला क्या किए, बैलेंस किए बिटवीन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के बीच में। दूसरा क्या करना है, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिशन वेस्ट, इसको रिसाइकलिंग करेंगे, किसको, न्यूट्रिशन एंड वेस्ट को। ठीक है, उससे क्या होगा भी बता रहे, ए सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम मस्ट हैव ए बैलेंस बिटवीन बायोटिक एबायोटिक फैक्टर, दिस फैक्टर आर इंटरकनेक्टेड विद मेनी चेंज टू वन फैक्टर। ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, कौन, बैलेंस क्या बोले, बैलेंस बिटवीन बायोटिक और, मतलब बायोटिक और एबायोटिक दोनों इंटरकनेक्टेड है। तो दोनों के बीच का जो आपका रिलेशन है, आपका इंटरकनेक्शन है, उसको हम लोग को क्या करना होगा, देखना होगा, नज़र में रखना होगा। यानी कि एनी चेंज टू एन, मतलब एक अगर चेंज हो जाता है तो इफेक्ट दोनों पे पहुंचेगा। ठीक है, तो ये हम लोग को थोड़ा सा नज़र में रखना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, रिसाइकलिंग बोल रहा है, रिसाइकलिंग ऑफ ए न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट इन ए सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट देयर इज ए सिस्टम इन प्लेस फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिशन एंड वेस्ट। मतलब एक ऐसा प्लेस होना चाहिए जहाँ पर रिसाइकलिंग हो, किसका, वेस्ट का। ठीक है, और न्यूट्रिशन का। द ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम प्रोड्यूस वेस्ट एंड एक्वायर एनर्जी टू सर्वाइव। क्या बोल रहा है, जो ऑर्गेनिज्म होता है इकोसिस्टम वो क्या प्रोड्यूस करता है, वेस्ट प्रोड्यूस करता है, और रिक्वायर क्या करता है, न्यूट्रिशन का, किसके लिए, टू सर्वाइव। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, स्टेट द रूल यूज टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन द। क्या बोल रहा है, आपको फाइंड द फोर्स आपको निकालना है, किसमें, करंट कैरिंग कंडक्टर में। तो आपको पता है जो लेफ्ट हैंड रूल होता है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड रूल ये बताता है आपका फोर्स, किसको बताता है, ये फोर्स को बताता है, किसको बताता है, फोर्स को। ठीक है, तो इसको बारे में पूछा गया। ठीक है, राइट हैंड किसके बारे में बताता है अगर पूछे तो, मैग्नेटिक फील्ड या किसके बारे में, करंट के बारे में। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड किसके बारे में, फोर्स के बारे में बताता है, राइट हैंड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या बता रहा है ये जो आपका ये होता है आपका, क्या बोलते हैं, थंब, है ना, ये जो थंब होता है ये किसको दिखाता है, फोर्स को दिखाता है। ये इंडेक्स फिंगर किसको दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है। और आपका मिडिल फिंगर किसको दिखाता है, करंट को दिखाता है। किसको दिखाता है, करंट को दिखाता है। तो इसके बीच में एक ट्रिक भी हम बता सकते हैं आपको, अच्छा ट्रिक। देखिए यहाँ पर एफ से फादर, एम से मदर और सी से चाइल्ड। ठीक है, तो फादर मदर चाइल्ड, एफ से क्या हो गया, फोर्स हो गया, एम से मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और आपका सी से क्या हो गया, करंट हो गया। क्या हो गया, करंट हो गया। तो ठीक है, समझ में आ गया पहला वाला चीज़। गिवन बिलो में 3 डायग्राम शोइंग इंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक विल आइडेंटिफाई द केस विच फोर्स विल मैक्सिमम। आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका इंटर कर रहा तो आपको फाइंड करना कहाँ पर मैक्सिमम क्या होगा, फोर्स होगा। ठीक है, एंड इन द केस इन विच द फोर्स विल बी मैक्सिमम, फोर्स कहाँ होगा, जब परपेंडिकुलर होता है, जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, फोर्स ज़्यादा होगा। यहाँ पर फोर्स 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर कम होगा, लेस होगा।
ठीक है, समझ में आ गया। मतलब जब भी 90 डिग्री होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का और आपका करंट का, ठीक है, माने इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का, तो दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तब दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है। और मिनिमम कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन यानी कि करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन अगर सेम है, यानी कि दोनों के बीच में अगर एंगल जीरो है, उस केस में जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है वो एकदम मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय लॉरेंज फोर्स। ये जो दिया था ये कौन दिया था, लॉरेंज दिया था, जिसका नाम लॉरेंज फोर्स है, विच स्टेट दैट द फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स इज परपेंडिकुलर। मतलब फोर्स का मैक्सिमम होगा जब परपेंडिकुलर होगा, किसका, करंट का, किसका, करंट का। ठीक है, कौन, मैक्सिमम व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के जब परपेंडिकुलर होगा। दूसरा क्या बोल रहा है, इन फर्स्ट फिगर द इलेक्ट्रॉन मूविंग मतलब पहला फिगर में परपेंडिकुलर था, फिर से एक बार दिखा दे रहे, पहला में क्या था, परपेंडिकुलर था ना जी, देखिए ना 90, देखिए ना 90, देखिए ना 90, नहीं दिख रहा है क्या 90, तो ये 90 के कारण परपेंडिकुलर हो रहा है, किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और किसके बीच में, करंट के बीच में जो फ्लोइंग कर रहा हूँ वहाँ पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, उसके बाद आपका समझ, थर्ड वाला केस में, इन द थर्ड फिगर इलेक्ट्रॉन मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड केस में क्या हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। क्यों, इलेक्ट्रॉन का भी मूवमेंट और आपका मैग्नेटिक फील्ड का भी मूवमेंट क्या है, सेम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव ऑन करते हैं। कंप्लीट द फ्लोइंग एनी रे डायग्राम, इसको कंप्लीट करना है रे डायग्राम को। मेंशन द नेचर पोजीशन ऑफ साइज ऑफ द इमेज फॉर्म इन द, आपको क्या बोल रहा है, आपका ये कैसा मिरर, पहले तो इसको मिरर को फाइंड आउट कीजिए, ये कॉन्वेक्स है। क्यों, क्यों कॉन्वेक्स है, क्योंकि आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या, आउटवर्ड है, क्या है, आउटवर्ड है। तो यहाँ से अगर लाइट गया तो आपको पता है, आपको जो लाइट है आपका यहाँ पे वो कहाँ से आपका पास करेगा, बताइए। आपको कॉन्वेक्स में दो हम लोग केस पढ़े थे, कितना, दो केस पढ़े थे। ठीक है, एक होता है आपका कहाँ, एक इन्फिनिटी पे रखा जाता है और एक इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा जाता है। ये कौन वाला केस है, इन्फिनिटी और पोल वाला। तो एक ये गया, पता आपको, ये आपका टकराने के बाद कैसा, ये क्या करेगा, आपका कन्वेक्स जो होता है, कन्वेक्स मिरर कैसा मिरर होता है जी, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। कैसा होता है, डाइवर्जिंग नेचर का। कैसा होता है, डाइवर्जिंग नेचर का। ठीक है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। ठीक है, तो ये अगर गया तो फिर ये कहाँ से होके, ये तो डाइवर्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, डाइवर्ज कर दिए इसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एफ होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर डाइवर्ज कर दिए तो इसको लगेगा किसको, कि वो कहाँ से आ रहा है, वो आपका फोकस से होके आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, फोकस से। ठीक है, कहाँ से आ रहा है, फोकस से। ठीक है, और एक तो सी से पास करते हैं हम लोग, किससे, सी से। ठीक है, तो दोनों कहाँ मीट किया, आपका यहाँ पे मीट किया, देखिए है ना, यहाँ पे मीट किया, तो इमेज जो होगा वो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इमेज। ठीक है, तो ये पता चल गया आपको। मेंशन द नेचर पोजीशन साइज ऑफ द इमेज, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, मेंशन नेचर क्या है इसका, वर्चुअल है। पोजीशन कैसा है आपका, पोजीशन क्या है आपका, आपका बिहाइंड द मिरर है। कहाँ, बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के क्या, इस मिरर, अरे भाई क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, इधर है, क्या है, इधर है, तो इसका बिहाइंड, इसके पीछे इसका क्या बन गया, इमेज बन गया। ठीक है, आपको पता है जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो आपका क्या बनाता है, वर्चुअल बनाता है इमेज, एक पॉइंट साइज क्या बनाता है और एक स्मॉल बनाता है। तो इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर आपका कैसा है, नेचर वर्चुअल है। पोजीशन कहाँ है, यहाँ पर बिहाइंड द मिरर। एंड साइज क्या है इसका, साइन डिविनिस है, यानी कि छोटा है। एंड द इमेज फॉर्म इन दिस केस। ठीक है, स्टेट द साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस इन द केस यूजिंग द कार्डिनेट। तो क्या होगा इसका साइन, इमेज आपको पता है, कोई भी किसी का भी मेजर करते हैं तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव होता है। तो इधर बना इमेज ना, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, सेकंड, ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, मूव ऑन करते हैं। स्टेट द रोल ऑफ एटीपी इन सेल। एटीपी का रोल बताना हमको। ठीक है, तो आपको पता है एटीपी क्या होता है हम लोग का, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। जब हम लोग का बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, उस केस में आपका जो एनर्जी बनता है वो किस फॉर्म में बनता है, एटीपी का फॉर्म में बनता है। ठीक है, कितना एटीपी, 38 एटीपी बनता है। ठीक है, तो क्या बता रहे, देखिए यहाँ पर इसको आंसर देते हैं। ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीज फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एटीपी। क्या बोल रहे हैं, ब्रेकडाउन, ग्लूकोज क्या होता है, टूटता है। आपको पता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, एटीपी बनाता है, CO2 बनाता है और
क्या बनाता है, H2O बनाता है, ठीक है। स्टोर्स इन एनर्जी इन हाई, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फिर से देखते हैं। ग्लूकोज यूज टू प्रोड्यूस एटीपी, एटीपी देन स्टोर्स दिस एनर्जी, एटीपी क्या करता है, इस एनर्जी को स्टोर रखता है। हाई एनर्जी इन किसके फॉर्म में, इस बॉन्ड के फॉर्म में, फॉस्फेट बॉन्ड होता है। एटीपी के अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, फॉस्फेट बॉन्ड पाया जाता है। एंड ट्रांसफर इट टू द सेल ऑफ पावर एक्टिविटी, और ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है, सच एज मसल कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंथेसिस, मालूम। मतलब एक बात बता दे रहे हैं आपका, एटीपी क्या करता है, एटीपी का फॉर्म में एनर्जी बनता है और उसको स्टोर करता है किसके थ्रू, 5 फॉस्फेट बॉन्ड के थ्रू, और फिर उसको ट्रांसफर करता है डिफरेंट डिफरेंट मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, मतलब फिर उसको मतलब ट्रांसपोर्ट करके हेल्प करता है, ठीक है। और फिर बाकी ऑर्गन सिस्टम काम करता है, ठीक है। जैसे सेल डिवीजन हो गया, सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या हो रहा है, द डायरेक्ट, फिर क्वेश्चन क्या था उसके बाद, व्हाट इंश्योर सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसियस इन प्लांट, क्या मतलब गैसियस एक्सचेंज क्या सब इंश्योर करता है, सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट। तो क्या बता रहा है, द डायरेक्शन ऑफ गैसेस डिफ्यूजन इन प्लांट्स प्राइमरली डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। जैसे मतलब किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो हम लोग पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है नेचर में वो 0.03% होता है, कितना होता है, 0.03% होता है। इसी का तो प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है ना, तो इसका कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में ज़्यादा होने के कारण रिस्पेक्टिवली प्लांट्स का हम कंपेयर में बता रहे हैं, इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए प्लांट्स इसको क्या करता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की और मूवमेंट करता है। एंड द प्लांट फिजियोलॉजिकल नीड्स, और क्या बोल रहा है उसके लिए, उसके बाद क्या होता है, प्लांट फिजियोलॉजिकल नीड्स लाइक फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। मतलब क्या बता रहा था, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में बता रहा था, कौन इंश्योर करता था। पहला हम लोग देख लिया हायर कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, CO2 का लेवल ज़्यादा है सराउंडिंग में, किससे, प्लांट से, ये हो गया। दूसरा क्या होगा, उसका फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए उसको CO2 चाहिए, तब तक वो पानी के साथ कंपेयर मतलब कंबाइन होकर सनलाइट का प्रेजेंस में क्या बनाएगा, फूड बनाएगा, जो क्या होगा, ग्लूकोज होगा। और रेस्पिरेशन में भी उसको ऑक्सीजन चाहिए, जो मतलब गैसियस के बारे में पूछा है, ऐसा नहीं तो CO2 O2 बोला, बस गैसेस बोला। तो आपको पता है रेस्पिरेशन में भी वो लोग क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है, और फोटोसिंथेसिस में क्या लेता है, CO2 लेता है, ठीक है। तो ये दोनों देख लिए, फिजियोलॉजिकल नीड्स, और दूसरा ग्रेडियंट यानी कि कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। आपका 10 यहाँ पर क्या बोल रहा है, और क्वेश्चन था क्या, स्टेट द रोल सफिशिएंट, हाँ, स्टेट द कंडीशन ऑफ डायरेक्शन डिफ्यूजन गैस इन प्लांट डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन। तो सफिशिएंट एक्शन गैस इन प्लांट इंश्योर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा हो गया, विच आर स्मॉल ओपनिंग एंड आर दस ओपनिंग ऑन द सर्फेस ऑफ लिप्स एंड स्टेम्स, ठीक है, यहाँ पाया जाता है ये। दिस स्टोमेटा अलाउ गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स टू मूव इन एंड आउट ऑफ द प्लांट। ये जो स्टोमेटा होता है इसी के थ्रू गैसियस क्या होता है, इंसर्ट करता है। और पता ही है आपको, जब आपको प्लांट्स को पानी जब उसको वेपराइज नहीं करना होता है, ट्रांसपायरेशन नहीं करना रहता, तो ये क्लोज कर जाता है, और रात को भी ये क्लोज कर लेता है, क्योंकि रात को ये लोग को CO2 नहीं चाहिए होता, तब ये गार्ड सेल के थ्रू ये बंद हो जाता है। इसके बाहर वाला जो 2 सेल होता है उसको गार्ड सेल बोला जाता है, ठीक है। डाइऑक्साइड एंड वेस्ट वेपर टू मूव इन एंड आउट टू द प्लांट एंड देयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग आर कंट्रोल बाय गार्ड सेल एंड रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट कंडीशन। और ये क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है कंडीशन का, ठीक है। तो हम लोग देख लिए आंसर को क्या पूछा गया था, स्टेट द कंडीशन ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इन प्लांट डिपेंड। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन गैस किस पे डिपेंड करता है, स्टोमेटा, मतलब, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा गलती बता दी है, ठीक है। जो आपका डिफ्यूजन का जो डायरेक्शन होता है, अच्छा वहाँ पर क्या बोला था, व्हाट इंश्योर सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट, जो दूसरा नंबर का आंसर था, क्या इंश्योर करता है, सॉरी हम मतलब क्वेश्चन को ठीक से पढ़े नहीं थे, इंश्योर कर रहा है, यहाँ पर बोला डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन। तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन कैसा होगा आपका, जिधर मतलब आपको पता है कोई भी चीज़ मूव करता है तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन करता है। तो मतलब जो आपका सराउंडिंग में जो आपका CO2 है, वो ज़्यादा है, इसके कारण ये क्या करेगा, एंटर करेगा, क्या करेगा, इंटर करेगा। तो ये हम लोग का मतलब कौन बताता है, ये डायरेक्शन बताता है। दूसरा क्या होता है, फिजियोलॉजिकल नीड, ये फोटोसिंथेसिस, मतलब जब फिजियोलॉजिकल नीड्स में उन लोगों को क्या चाहिए होता है, CO2 चाहिए होता है, इसीलिए CO2 क्या आ जाता है, स्टोमेटा के थ्रू अंदर जाता है, क्या जाता है, अंदर जाता है, ठीक है। मतलब इन प्लांट्स के, मतलब प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करता है, और किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है, वो भी देख लिए।
और ये वाला जो आंसर है आपका, जो सफिशिएंट मतलब इंश्योर करता है, वो ये वाला इसका आंसर है। द सफिशिएंट एक्शन ऑफ गैसेज प्लांट इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटा विच आर स्मॉल ओपनिंग। मतलब क्या बोल रहा है, जो आपको इंश्योर करता है वो कौन करता है, स्टोमेटा करता है, लिप्स एंड स्टेम्स। दिस स्टोमेटा अलाउस गैस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर। मतलब ये मेनली जो आपको इंश्योर करता है वो कौन करता है, ये स्टोमेटा करता है। एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ था ना, 3 क्वेश्चन एक साथ होने के कारण हम मतलब अच्छा से इसको मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं किए थे इस 2 क्वेश्चन को, ठीक है। इसीलिए ये वाला, और ऊपर से वो वाला स्लाइड में आपका, नेक्स्ट स्लाइड में वो वाला आंसर था उसका, ठीक है। तो उसके लिए आप देख लीजिएगा। तो डायरेक्शन आपको पता चल गया, डायरेक्शन क्या होगा आपका, हायर से लोअर कंसंट्रेशन। आपको पता है डिफ्यूजन होता है वो हायर से लोअर होता है, क्या होता है, हायर से लोअर कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, हो गया। और ऑस्मोसिस भी वही चीज़ होता है, हायर से लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट को फाइंड आउट, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फ्लोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट को फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो रिडक्शन करवाता है। तो यहाँ पर रिडक्शन किसको होता है, या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या एंड या गेन ऑफ क्या, हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो देखते हैं हम लोग कहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये जो अमोनिया है, इस अमोनिया से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इस अमोनिया से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या, देखिए यहाँ पर हाइड्रो, तो ये क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन गेन हो रहा है ना, हाइड्रोजन का गेन होना चाहिए, या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, देखिए यहाँ पे, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। और ये रिडक्शन कौन करवा रहा है, इसको हाइड्रोजन कौन दे रहा है, ये अमोनिया दे रहा है। मतलब पहला वाला का क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट अमोनिया होगा, क्या होगा, अमोनिया। दूसरा वाला क्या, H2 और Fe2, ठीक है। इसको अगर मिटा देते थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपका सेकंड वाला क्या बोल रहा है, H2O प्लस F2। तो यहाँ पर देखिए आपका लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ से हो रहा है, H2 से हो रहा है। और Fe तो F तो क्या कर दे रहा है, यहाँ पर F ये हो जा रहा है आपका, कहाँ चल गया, F के हाइड्रोजन मिल जा रहा है, मतलब यहाँ पर F का क्या हो जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन कराने का कौन काम कर रहा है, मतलब F2 को यानी कि फ्लोरीन को कौन दे रहा है आपका, कौन दे रहा है, ये आपका हाइड्रोजन, ये H2O दे रहा है। मतलब यहाँ पर रिडक्शन का जो रिड्यूसिंग एजेंट का जो काम कर रहा है वो H2O कर रहा है। तीसरा नंबर में हम लोग देखेंगे Fe2O3 और 3CO। मतलब यहाँ पर देखिए Fe का और CO2 का। तो यहाँ पर देखिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Fe, यहाँ पर Fe से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, देखिए यहाँ पर लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का, यहाँ पर Fe के से, ठीक है, Fe से ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, मतलब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, कौन करवा रहा है, CO करवा रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीजन किसके पास जा रहा है, CO2 के पास जा रहा है। मतलब यहाँ पर CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा केस में क्या हो रहा है, ओ ऑक्सीजन को हाइड्रोजन मिल रहा है, मतलब इसको मतलब इसको हाइड्रोजन मिल रहा है, मतलब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन गेन कर रहा है ना जी। तो गेन जब करता तो क्या होता है, हाइड्रोजन गेन हो रहा है, अटैच हो रहा है, मतलब कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये हाइड्रोजन। मतलब इस केस में क्या हो रहा है आपका H2 क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। चारों का आंसर मिल गया। और उसके बाद क्या हो रहा है, डिफाइन द रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ गैस गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको इरेज करके फिर से समझा दे रहे एक बार, ठीक है, रुकिए 1 मिनट, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, डिफाइन है रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करना इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व्स द गेन और गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑप्शन। पता है आपको रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, रेडॉक्स इन्वॉल्व द गेन ऑफ ऑक्सीजन और 1 बाय सब्सटेंस। जो गेन करता है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जो लॉस करता है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। इन टर्म्स ऑफ गेन और, अच्छा, गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन का टर्म में बताया गया था, ठीक है। तो जो गेन करेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, जो लॉस करेगा उसका रिडक्शन होगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। ये चारों को क्या बताना था, रिड्यूसिंग एजेंट बताना था, ठीक है। उसके बाद क्या आपका क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और बच रहा है। व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन प्लांट एंड एनिमल्स। इंटरनल एनर्जी किस तरह से प्लांट्स में ये रहता है। तो आपको पता है प्लांट जो एनर्जी को स्टोर करता है वो स्टार्च के फॉर्म में करता है, किस फॉर्म में करता है, स्टार्च के फॉर्म में। और क्या करता है, ये क्या होता है, एक पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड मतलब क्या होता है, आपका मतलब मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मतलब जो पॉलीसेकेराइड होता है वो आपका डिफरेंट मोनो और डिफरेंट आपका डाइसेकेराइड से मिलकर बना होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। 2 डिफरेंट सेकेराइड से बना होता है पॉलीसेकेराइड, जो किस रूप में वो स्टोर करता है, स्टार्च के रूप में। कहाँ का, लीव्स हो गया, स्टेम्स हो गया, रूट्स हो गया, सीड्स हो गया, ठीक है। और एनिमल में आपको पता है ग्लाइकोजन का फॉर्म में स्टोर करता है, ये भी कैसा है, एक पॉलीसेकेराइड है, कैसा है, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। और वो कहाँ स्टोर करता है, लीवर और मसल्स में। कहाँ करता है, लीवर और
मसल्स में करता है, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, हाउ डेजर्ट प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, मतलब डेजर्ट प्लांट्स किस तरह से फोटोसिंथेसिस करता है। तो पता है आपको, डेजर्ट प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग केम, ठीक है। ठीक है, आपको ये कैम एक मेथड होता है, उसका यूज किया जाता है आपका, ठीक है। केम का यूज किया जाता है, विच अलाउज टू स्टोर, मतलब जो रात में वो लोग CO2 को एब्जॉर्ब करता है, उसी को वो लोग एब्जॉर्ब करके रखता है, ठीक है, और उसको दिन में उसका यूज करता है, दिन में उसका यूज करता है और फोटोसिंथेसिस को टेक प्लेस करवाता है, ठीक है। जिस समझ में आया ना, जिसको हम लोग क्या बोला जाता है, कैल्कुलेशंस एसिड मेटाबॉलिज्म बोला जाता है, ठीक है। वो एक प्रोसेस होता है, वो फिर क्या करता है, वो जो रात का CO2 को उसको एब्जॉर्ब करके रखता है, दिन के टाइम वो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है गार्ड सेल के साथ जो ये रहता है, ठीक है। फिर क्लोज होने के बाद वो जो आपका अंदर में जो CO2 को एब्जॉर्ब किया रहता है रात को, उसी से वो लोग क्या बनाता है, आपका फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करवाता है, यानी कि फूड बनाता है, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व दैट द पावर ऑफ एन आई टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट डिमिनिश विद एज। ये क्यों होता है, जो पावर ऑफ एन आइस होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे वो डिमिनिश हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या है आपका, कुछ गिव रीजन फॉर द अबव स्टेटमेंट। तो ऐसा होता है, आपका सिलियरी मसल्स ठीक से काम नहीं करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, द पावर ऑफ द आई डिमिनिश विद एज ड्यू टू द हार्डनिंग ऑफ द लेंस ऑफ वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल। क्या होता है, ये हार्ड हो जाता है ड्यू टू द हार्डनिंग ऑफ द लेंस, मतलब हार्ड लेंस क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और वीकनिंग हो जाता है किसका, सिलियरी मसल्स का, ठीक है। मसल सिलियरी मसल वीक हो जाता है, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू फोकस ऑन नियर और ये क्या करता है, काफ़ी डिफिकल्ट होता है फोकस करने में नियर और फार ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और उसके बाद सेकंड नेक्स्ट प्रीवियस उसके बाद क्या क्वेश्चन था, नेम द डिफेक्ट दैट इज लाइकली टू अराइज इन द आइस इन सच कंडीशन, मतलब कैसा डिफेक्ट होता है, बताइए। इसको प्रेस बायोफिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेस बायोफिया, क्या बोलते हैं, प्रेस बायोफिया बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको करेक्शन क्या बोल रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ड्रो ए लेवल रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज टू रिस्ट्रिक्ट द विजन ऑफ सच एन आई। इस तरह का करने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जहाँ क्या करता है कन्वेक्स लेंस, जिसका नेचर क्या होता है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है। देखिए ये लेंस लग गया ना, तो इसको फिर से क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देता है, क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, जिससे क्या होगा आपका पूरी तरह से तो ठीक नहीं होता, बट टेम्परेरी वो ठीक हो जाता है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। किसका, कॉन्वेक्स लेंस का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का, किसमें, प्रेस बायोफिया में, ठीक है। तो ये वाला भी हम लोग देख लिए, ठीक है, क्वेश्चन को। और क्या, लेक्चर एंड हो गया। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।